नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 25 MCQs ऑन एनवायरमेंटल लॉज, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड गेट एस्पिरेंट्स। तो एनवायरमेंटल लॉज के ऊपर स्टूडेंट्स ने कहा था, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। साथ में इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस पर भी क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज पे अटेंशन। बट बिफोर दैट, if you are new to my channel, please do subscribe. And if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Question number 1. The term environmental pollution has been defined under which section of the Environmental Protection Act of 1986? तो अब environmental pollution जो शब्द है वो डिफाइन किया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। अब किस सेक्शन में डिफाइन किया गया? 2B, 2C, 2D या 2A? द करेक्ट आंसर इज ए, सेक्शन 2C। एंड लेट्स टेक अ लुक, एक बार देख लेते हैं कि क्या है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसका पीडीएफ ये ऑनलाइन है, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है इंडिया का, अम्ब्रेला एक्ट है, एंड इन एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे होता ही होता है। ठीक है, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये चैप्टर 1 है, ये सेक्शन 1 है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड द कमेंसमेंट। ठीक है, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशन है। तो पहला डेफिनेशन है एनवायरमेंट की, क्योंकि पहले तो आप एनवायरमेंट को डिफाइन करोगे फिर ही आगे कुछ करोगे। ठीक है, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, 2B में है। 2C में है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और 2D में हैंडलिंग, देन हैजरस सब्सटेंस, और फिर F में सेक्शन 2F में ऑक्यूपायर, सेक्शन 2G में प्रिस्क्राइब। तो सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशन से, ये याद रखिएगा। तो कोई भी डेफिनेशन होगा सेक्शन 2 से होगा। सो ऑल द डेफिनेशंस in this act are in section 2. Question number 2. The first United Nations Conference on Human Environment was held in A. Copenhagen, B. Rio de Janeiro, C. Stockholm या D. Budapest? Correct answer is C. Stockholm, June 5, 1972. The first United Nations Conference on Human Environment was held in Stockholm in Sweden. और यहीं पर जो है सबसे पहले ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात कही गई थी। और ये जून 5, 1972 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी की याद में हम हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं, क्योंकि ह्यूमन एनवायरनमेंट पे ये पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में। क्वेश्चन नंबर 3. वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड? तो अर्थ समिट पहला कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील, जेनेवा, सी ब्यूनस एरिस या डी मॉस्को? करेक्ट ऑप्शन इज ए, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है और यहाँ पहला अर्थ समिट हुआ था। द फर्स्ट अर्थ समिट, also known as the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, was held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following conferences is termed as watershed conference that enables communities to work together irrespective of political boundaries? तो ऐसा कौन सा कॉन्फ्रेंस है जिसको वाटरशेड कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस ने एम्पावर किया कम्युनिटीज को कि वो अपने देश की बाउंड्रीज का ध्यान न रखते हुए भी दूसरी कम्युनिटीज के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि भारत के संबंध अगर चाइना या किसी देश से अच्छे नहीं है, लेकिन वहां की भी एक कम्युनिटी है जो इन्वायरमेंटल साइंस के फील्ड में अच्छा काम करें, तो हम भारतीय होते हुए भी उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये किस कॉन्फ्रेंस के तहत हुआ था? ए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, बी कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस, सी रियो कॉन्फ्रेंस या डी जिनेवा कन्वेंशन? सही उत्तर है ए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें ये कही गई थी कि जो इन्वायरमेंट है ये ग्लोबल इशू है और हर किसी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव कि आप किस देश से हैं। सो इन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इट वाज said that environment is a global issue and knows no political boundaries. So irrespective of which country you are from, you can still collaborate with other countries and work together as a group. Question 5. Match list 1 with list 2. Question 5. Match list 1 with list 2 with reference to the EPA 1986. अब Environmental Protection Act 1986 के ऊपर एक और सवाल। ए सेक्शन दिए गए, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2A और सेक्शन 62B। तो अभी मैंने आपको दिखाया था खोल के। तो अब किस सेक्शन में इन सब की डेफिनेशन ली गई? ठीक है, सेक्शन 2A में इन्वायरमेंट का डेफिनेशन, सबसे पहले इन्वायरमेंट को डिफाइन किया उन्होंने। ठीक है, सेक्शन 2B में इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट को डिफाइन किया उन्होंने। फिर सेक्शन 2C में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को डिफाइन किया था उन्होंने। ठीक है, तो अब ये सारे ऑप्शंस कहाँ सही लड़ रहे हैं? और जब लास्ट ऑप्शन बचता है सेक्शन 62B, वहां पर नॉइज पोल्यूशन की बात कही कि नॉइज पोल्यूशन सबसे बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी,
ए को 3 से मिलाया है, ए सेक्शन 2B इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, बी को 4 से मिलाया सेक्शन 2C इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और सी को मिलाया है 1 से सेक्शन 2A इन्वायरमेंट, और फाइनली डी को मिलाया है 2 से सेक्शन 62B इज नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो आंसर इज बी, एंड आई जस्ट शोड यू द डिटेल्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, द ओनली थिंग दैट वाज नॉट डिफाइंड इन सेक्शन 2 वाज नॉइज पोल्यूशन। क्वेश्चन 6, What was the theme for the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil? Rio de Janeiro, Brazil का जो Earth Summit था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये लैंडमार्क था। ठीक है, so this is Rio de Janeiro. The Rio Conference of Brazil was a landmark conference and there are quite a few questions on the exam from this conference. और ये जो Rio de Janeiro conference था उसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था, 1992 में हुआ था, ये लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस था, इसको रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। आंसर इज सी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में हुआ था, ये 1992 में, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ स्ट्रैटेजी टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज। और ये कॉन्फ्रेंस इतना लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि भारी मात्रा में देशों ने इसमें शिरकत की थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर इसमें बहुत जोर दिया गया था। Question 7. The UN Framework Convention on Climate Change 1992 came into force on. So United Nations Framework Convention on Climate Change, again, it was the result of the Earth Summit, the Rio Earth Summit. ठीक है, और वो 1992 में ही फ्रेम हुआ। तो कब, when did it come into force actually? 21st March 1993, 21st March 1994, 29th March 1993, या 29th March 1994. The correct option is B, 21st of March 1994. The Framework Convention was enacted in 1992, but it came into force finally on 21st of March 1994. ठीक है, question number 8. When and where was the term sustainable development, which became the basis of environmental laws across the globe, defined for the first time? 1987 in the Brundtland report titled Our Common Future. तो 1987 में जो ब्रंटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, और वो रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस रिपोर्ट को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के चेयरमैन थी डॉक्टर ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड जो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनके नाम पर वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट हुआ। उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार उसका जिक्र था। ठीक है, सो द 1987 ब्रंटलैंड रिपोर्ट was called Our Common Future. The commission was called Brundtland Commission. Why? Because the commission was headed by the Prime Minister of Norway, Gro Harlem Brundtland. Okay, answer is A. Question 9. What is the full form of UNFCCC? So 3 बार C है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है UNFCCC का? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज याद रखिएगा। आंसर इज ए। Question 10. The UN Convention on Biological Diversity 1992 came into force on. अब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो वो भी 1992 का है, वो भी अर्थ समिट से जुड़ा हुआ है, वो कब फोर्स में आया था? 29 दिसंबर 1993, 21 दिसंबर 1992, 23 दिसंबर 1994, या नन ऑफ द अबव? सही उत्तर है 29 दिसंबर 1993। अब यहाँ पर एक डाउट होगा स्टूडेंट्स को कि जब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में आ गया था तो उसको फोर्स में आने में, उसको लागू होने में समय क्यों लगा? तो देखिए, जब भी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, सभी देश मिलते हैं और उसमें कोई कन्वेंशन, किसी संधि पे हस्ताक्षर होने की बात होती है, फिर सभी देश उस पर समय लेते हैं कि अभी हम थोड़ा सोच के बताएंगे। तो 1992 में वो कन्वेंशन को पहली बार आया, लेकिन लागू होने से पहले सभी देशों के हस्ताक्षर उसमें जरूरी होते हैं, तो वो सभी देशों के हस्ताक्षर होंगे और फिर वो लागू होगा, उसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शुरू तो 1992 में हुआ, पर लागू हुआ 29 दिसंबर 1993 में। ठीक है, so whenever there is a convention, when the convention is first tabled on the floor, all the nations first take some time to decide upon that convention, that we want to maybe want some amendment in the convention, or we will take our time to sign that convention. So once all the amendments are done with, all the signatures are done with, then only that convention can come into force. And that's why although the biological diversity, the convention on biological diversity was talked about, tabled in 1992, but it only came into force on 29th of December 1993. So it takes the time for all parties to agree, sign, and then the convention comes into force. Okay. Question 11. Which of the following has been declared as the Magna Carta of the Environment? A. Rio Declaration, B. Tbilisi Declaration, C. The Stockholm Declaration, या D. The NDC Guidelines? So सही उत्तर है इसका A. रियो डिक्लेरेशन। वो जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में कॉन्फ्रेंस हुई 1992 में,
वो इसलिए उसको मैग्ना कार्टा ऑफ द एनवायरमेंट कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो डिक्लेरेशन आया वो इन्वायरमेंट के कई सारे फील्ड से डील कर रहा था, और उसमें सभी देशों ने मिलके एक बात समझी कि इन्वायरमेंट को बचाना कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा। उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने की भी बात कही थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को की भी बात कही गई, उसमें उसमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने की भी बात कही गई, तो उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखते हैं। इट एस्टैब्लिश्ड अ फाउंडेशनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, outlining the rights and responsibilities of nations regarding sustainable development, similar to how the historical Magna Carta outlined fundamental rights and limitations of the British monarch. The Magna Carta established that the king and his subjects were subject to the same laws. No one was above the law. So why is it called the Magna Carta? Because Magna Carta was a charter that was signed by the British monarch, and the charter said that the British monarch will be also ruled by the same laws as the British people, as the British subjects, and no one was above the law. तो मैग्ना कार्टा एक हस्ताक्षर किया हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है जो कभी ब्रिटेन के राजघराने ने साइन किया था, क्योंकि राजघराना बहुत ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक हो रहा था, वो पावर अपने हाथ में ले रहे थे और लोगों का उससे शोषण हो रहा था। तो उन्होंने तो फिर दबाव में आकर उनको साइन करना पड़ा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और राजा और जो राजा की प्रजा है उन सबके लिए कानून बराबर होगा। तो यही मैग्ना कार्टा था। तो रियो डिक्लेरेशन भी ऐसा ही इन्वायरमेंट का एक मैग्ना कार्टा था, जिसमें कि ये कहा गया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हर देश की जिम्मेदारी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर देश की जिम्मेदारी है, आप इससे भाग नहीं सकते, और सभी देशों ने उसको साइन भी किया था। ठीक है। क्वेश्चन 12, in which year was the Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Waste implemented? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लीज जस्ट मग अप दिस फैक्ट। बेजल कन्वेंशन वाज ऑन ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजरस वेस्ट। जो बेजल कन्वेंशन था वो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजरस वेस्ट पे था। तो द बेजल कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजरस वेस्ट केम इन टू इफेक्ट इन द 1989, adopted on 22nd March 1999 and entered into force on5th May 1992। सो स्पेसिफिकली मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि अडॉप्ट तो 1989 में हो गया था, पर अगेन उसको फोर्स में, उसको लागू होने में 1992 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, आप देख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005। इट डील्स विद रिड्यूसिंग GHG। GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस। 3, Kyoto conference that gave rise to the Kyoto Protocol was also called the Greenhouse Conference। ठीक है। अब इनमें से कौन सा सही है? पिक द करेक्ट कोड रिगार्डिंग विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 1, 2, 1 and 3, 1, 2 and 3, only one. Correct answer is C, 1, 2 and 3. All of this is correct. The Kyoto Protocol came into force in the year 2005. It deals with reducing greenhouse gases, and the Kyoto Conference held in Kyoto, Japan, gave rise to Kyoto Protocol, and that conference was also called the Greenhouse Conference। ठीक है, ये तीनों ही सही है। Question 14, consider the following statements with reference to Agenda 21। अब Agenda 21 को लेके ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा सही है? 1, it is the global action plan for sustainable development। True। 2, it originated in the World Earth Summit on Sustainable Development in Johannesburg in the year 2002। अब which is the answer is A, only one is correct। ठीक है। Agenda 21 is the global action plan for sustainable development, but Agenda 21 originated at the 1992 United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brazil। तो अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सबसे ज्यादा रियो कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जिसको कहते थे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, रियो de Janeiro, ब्राजील, दैट हैपेंड इन द ईयर 1992, और वहीं पर एजेंडा 21 की बात की गई थी, ना कि 2002 में। ओके। क्वेश्चन 15, which of the following statements is incorrect with reference to carbon credits? ठीक है। अब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है कार्बन क्रेडिट के मामले में? A, the carbon credit system was a result of the Kyoto Protocol। B, carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced their greenhouse gases GHGs emissions below their given quota। C, carbon credits were introduced with a goal to reduce GHG, that is greenhouse gases। या D, the price at which carbon credits are traded is fixed by the UNEP, United Nations Environment Program, from time to time। Incorrect statement is D, the price at which carbon credits are traded
is not fixed by the United Nations Environment Program. It is fixed by market forces of supply and demand and the ETS. That is, ETS stands for Emissions Trading System. Okay. Question 16. Who popularized the term global warming? Global warming एक शब्द है, हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं. किसने उसको पॉपुलराइज किया था, फेमस किया था? डेविड एटनब्रो, वॉलस स्मिथ ब्रोकर, ग्रो हार्लेम ब्रैंकलिन या आरसी पचौरी? ये सभी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग शब्द को जिसने फेमस किया, द पर्सन हु एक्चुअली पॉपुलराइज्ड and internationalized the term global warming was Wallace Smith Brooker. Question 17. Which of the following international treaties talks about the principle of common but differentiated responsibilities? ठीक है. The UN Convention on Biological Diversity 1992, Montreal Protocol 1987, Warsaw Amendment 2013, Paris Agreement 2015. तो Warsaw Amendment 2013 क्या था, ये मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ. Warsaw Amendment 2013, known as the Warsaw International Mechanism, was a proposal made at the 2013 United Nations Climate Change Conference. It was a key step in the process of creating a universal climate change agreement in 2015. और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कही गई थी पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में, लेकिन उसके पहले जो वर्सो में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां पर बात की गई थी कि एक यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हमें लाना पड़ेगा. और पेरिस एग्रीमेंट की शुरुआत एक्चुअली यहाँ वर्सो अमेंडमेंट से हो गई थी, बट फाइनलाइज वो 2015 में हुआ. सो द सीड्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट वर सोन इन द वर्सो अमेंडमेंट in 2013. The principle of common but differentiated responsibilities were actually discussed in the Paris Agreement 2015. जो Paris Agreement के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जिस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कही गई है. पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में, और साथ ही साथ कॉप के बारे में मैंने डिटेल में लेक्चर्स बनाए हैं, जिन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इसके अलावा इन्वायरमेंटल लॉज पे मैं ऑलरेडी काफी सारे एमसीक्यूज बना चुकी हूँ, उन सभी एमसीक्यूज का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिए. अक्सर स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नहीं देखते हैं और फिर मुझसे कहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, और उस टॉपिक पे वीडियो हमेशा पहले से होता है. ठीक है. क्वेश्चन 18. Which of the following statements is correct with reference to the UNFCCC meeting at the 2015 Paris Agreement? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग 2015 की पेरिस एग्रीमेंट में भी हुई थी. तो अब कौन सी बात सही है? A. The Paris Agreement was signed by all member countries and was effective starting January 2017. B. The agreement aims to limit the emission of greenhouse gases so as to limit the rise in global temperature well below 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial levels. C. Developed countries acknowledged their historic responsibility towards this goal and committed to awarding $1,000 billion in funds to developing countries to help them overcome the adverse impacts of global warming. Correct answer is B. इस अग्रीमेंट के तहत ये कहा गया कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको इतना कट करें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़े, ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो. और ये जो पॉइंट सी है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने $1,000 बिलियन देने का वादा किया है डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, ये सच नहीं है. $100 बिलियन देने का वादा किया है. सो दिस amount $1,000 billion in funds is not true. It's $100 billion that they have committed. Okay. Or signed by all members in January 27. That was not true. क्योंकि वो साइन करते करते बहुत वक्त लगा था. It took them a while to sign the agreement and it was not signed by all members. Question 19. Which of the following is correct regarding the Green Climate Fund? Now, what is the Green Climate Fund? It's really important. अब Green Climate Fund क्या है? A. It is aimed at helping the developing countries to counter the adverse impacts of climate change. Developing countries को इस फंड से मदद मिलेगी कि वो उनके देश में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो adverse impact हो रहा है, जहाँ कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा आ रहा है, तो वो उससे लड़ सकते हैं. B. It is a $100 billion fund committed to the above cause by the developed countries. और ये एक $100 बिलियन का फंड होगा जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज मिलके खड़ा करेंगे. $100 बिलियन का फंड, और वो डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे, क्योंकि
डेवलप्ड कंट्रीज ने जो पोल्यूशन किया उसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज झेल रही हैं, तो उनसे लड़ने के लिए ये पैसा दिया जाएगा। सी, इट वाज अग्रीड अपॉन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज एट द पेरिस एग्रीमेंट इन 2015। और ये जो फंड था, इसकी बात पर 2015 में सभी डेवलप्ड कंट्रीज अग्री हो गए थे। या डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कुछ सही है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में सभी कुछ सही है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात मैंने पेरिस एग्रीमेंट वाले वीडियो में भी कही है, आप उसको चेकआउट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जनरली पेरिस एग्रीमेंट से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होता है। सो यूजुअली दे डू आस्क एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट बिकॉज इट्स अ लैंडमार्क एग्रीमेंट। क्वेश्चन 20, व्हाट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी? रियली इंटरेस्टिंग। आप जानते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में? तो इसके बारे में मैंने लंबा चौड़ा लिखा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज अ मल्टीलैटरल मतलब मल्टी पार्टी environmental fund that provides grants and blended finance for projects related to biodiversity, climate change, international waters, land degradation, persistent organic pollutants POPs, mercury, sustainable forest management, food security, and sustainable cities in developing countries and countries with economies in transition. Economies in transition मतलब जो developing है और developing से developed की तरफ जा रहा है। It is the largest source of multilateral funding for biodiversity globally and distributes more than 1 billion a year on average to address interrelated environmental challenges. तो बेसिकली ये एक तरह का फंड है जो कि साइंस प्रोजेक्ट्स पे या किसी भी सोशल प्रोजेक्ट पे, जो कि इन सब इशू से, जो इन्वायरमेंटल इशू से डील करते हैं प्रोजेक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी पे कोई काम करना चाहता है, कोई क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहता है, कोई इंटरनेशनल वाटर्स पे काम करना चाहता है, कोई लैंड डिग्रेडेशन पे काम करना चाहता है, कोई परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पे काम करना चाहता है, कोई मर्क्यूरी रिडक्शन पे काम करना चाहता है, कोई सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना चाहता है, या फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ किसी का प्रोजेक्ट है, तो उन सबको अनुदान मिल सकता है इस $1 बिलियन की राशि से। $1 बिलियन से ज्यादा की राशि होती है एक्चुअली, जिससे आपको अनुदान मिल सकता है और फिर आप उस पैसे से आप वो काम, वो प्रोजेक्ट अपने देश में शुरू कर सकते हैं। The GEF Global Environment Facility was established ahead of the 1992 Rio Earth Summit। देखिए फिर से रियो अर्थ समिट आ गया ना, तो 1992 का जो रियो अर्थ समिट हुआ था उससे पहले ये फंड को स्टैब्लिश कर लिया गया था। एंड इंक्लूड्स 184 कंट्रीज इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो ये सभी मिलके इस फंड को चलाते हैं और रिसर्च करते हैं। क्वेश्चन 21, which one of the following organizations under the leadership of Dr. R.C. Pachauri was awarded the Nobel Peace Prize in the year 2007 alongside Al Gore? तो डॉक्टर R.C. पचौरी को नोबेल पीस प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने एक पैनल को हेड किया था। वो पैनल क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उन्होंने एक पूरा मसला तैयार किया था कि ये हमारे दुनिया का तरीका होना चाहिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने का। तो उसको अवार्ड मिला था। उस पैनल का नाम क्या था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। वी ऑल नो दिस, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन 22, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज से, किस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए बनाया गया था? ये जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सो प्लीज ध्यान दीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन। नाउ व्हाट आर दीज centered around? Global warming, ozone depletion, protection against POPs, transboundary movement of hazardous waste. We all know Basel Convention was for transboundary movement of hazardous waste, and Montreal Protocol was for ozone depletion. Kyoto Protocol was for global warming. So what is left? Stockholm Convention. So Stockholm Convention है protection against POPs. POPs मतलब persistent organic pollutants. ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए था, ग्लोबल वार्मिंग पे था। बेसल कन्वेंशन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजरस वेस्ट पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन पर बेस्ड था। और स्टॉकहोम कन्वेंशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट पीओपीज। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ए को मिलाएंगे हम 2 से, और बी को मिलाएंगे हम 1 से, सी को मिलाएंगे 3 से, और डी को मिलाएंगे 4 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉन कन्वेंशन एंड रॉटरडम कन्वेंशन रिलेटेड टू? और पिछला जो लिस्ट था उसमें बॉन कन्वेंशन और रॉटरडम कन्वेंशन की बात नहीं कर पाई मैं, इसलिए उस पर ये क्वेश्चन है। So these two conventions were not mentioned in the previous question, so now we are discussing them. So Bonn Convention का क्या मसला था और रॉटरडम कन्वेंशन का क्या मसला था? A, conservation of migratory birds and safe import of hazardous chemicals. B, conservation of biodiversity and disposal of hazardous waste. C, conservation of wetlands and disposal of hazardous waste. या D, none of the above. इसका सही उत्तर है A. A is the correct answer. Bonn Convention was related to conservation of migratory birds
and Rotterdam Convention was related to safe import of hazardous chemicals. So there's a difference between hazardous waste and hazardous chemicals, because we might sometimes need hazardous chemicals. For example, sulfuric acid. So we might need sulfuric acid. So we need to import it. So how should we import it in a safe and eco-friendly manner? That is what Rotterdam Convention deals with. तो आप सोच रहे होंगे कि import of hazardous waste है और import of hazardous chemicals है, ये दो अलग अलग चीजें हैं. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो एक hazardous chemical है, लेकिन हमें उसकी जरूरत पड़ती है, तो हमें हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड इंपोर्ट करने की जरूरत पड़े. तो एक हैजरस केमिकल को किस तरह से इंपोर्ट करना चाहिए कि कहीं भी वो लीकेज ना करे और इन्वायरमेंट को नुकसान ना करे, तो उसके बारे में रॉटरडम कन्वेंशन था. और बॉन कन्वेंशन जो था वो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में था. क्वेश्चन 24, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर इन विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड देम एज द लॉ ऑफ द लैंड. अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस क्रम में इन सब चीजों को भारत में लागू किया है? तो पहले कौन सा आया? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये सबसे नया है. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. तो सबसे आंसर है 3, 4, 2, 1. राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, क्योंकि राइट टू लाइफ एक कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था, और राइट टू क्लीन एनवायरमेंट अलग से लिखा नहीं गया पर इम्प्लिसिट है. उसका मतलब है कि कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और उसमें कहा कि राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है राइट टू क्लीन एनवायरमेंट. सबसे पहले ये आया 3. उसके बाद आया 4, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जो गंदा करेगा उसके पैसे भी वही भरेगा. अगर मैं एक इंडस्ट्री हूँ और मैं एक डर्टी वाटर निकाल रही हूँ अपनी इंडस्ट्री से और वो जाके किसी लेक को या किसी रिवर को पोल्यूट कर रहा है, तो उस लेक और उस रिवर की सफाई के पैसे भी मैं ही भरूँ. दैट इज व्हाट पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज. देन कम्स प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, की प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में क्या होता है? प्रिकॉशन, कुछ होने से पहले ही हम सचेत हो जाएं कि अगर हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट से या इस पर्टिकुलर एक्ट से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो सकता है, पर उसका साइंटिफिक एविडेंस अभी पूरा नहीं है, ठीक है, तो भी हमें पता है कि उससे पोल्यूशन का खतरा है. तो अगर पूरा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो भी हम प्रिकॉशन लेंगे और उस पोल्यूटेंट को इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज नहीं करेंगे या उस एक्शन को नहीं करेंगे कि शायद खतरा हो सकता है. ये होता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. So precautionary principle is about precautions. So even if there is a lack of scientific evidence, but we have some idea that this act or this particular pollutant might cause a hazard to people or the environment, then we will not do that act. We will not release that pollutant in the environment. That is called precautionary principle. And last is the public trust. This is the latest one, public trust doctrine. Okay? Now we'll discuss each one of them. Public trust doctrine, a concept that holds that natural resources such as water, air, forests, and animals belong to the public and must be safeguarded. And this was through MC Mehta versus Kamal Nath case in 1997. तो ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है जो कहता है कि जो हवा, पानी, जंगल, जानवर, ये सब जो चीजें हैं ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इनको हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. और ये किस केस के बाद निकल कर आया? तो MC मेहता वर्सेस कमलनाथ करके एक केस हुआ था 1997 में, और तब ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन निकल के आया. उसके बाद है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल 15 ऑफ द रियो डिक्लेरेशन है, ठीक है, और ये वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1996 में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात कही थी. अब राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, इसके बारे में आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1981. तो 1981 में आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट भी पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ है, ठीक है. और फिर है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD एंड द रियो डिक्लेरेशन, ये दोनों ही, रियो डिक्लेरेशन और ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल की बात करते हैं. रियो डिक्लेरेशन का प्रिंसिपल नंबर 16 है ये. और काउंसिल ऑफ इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1996 में, और तब ये पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी. ओके, सो द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल वाज टॉक्ड अबाउट बाय द सुप्रीम कोर्ट in this Council of Enviro Legal Action versus Union of India case. ठीक है, clear? Question 25. Read the assertion A and reason R to choose the correct option from the codes below. ठीक है, अब assertion A लिखेंगे, reason R. Assertion: it is the duty of the state to devise and implement a coherent and coordinated program to meet its obligations for sustainable development. किसी भी गणराज्य की ये ड्यूटी है कि एक अच्छा सा प्लान बनाए, प्रोग्राम बनाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो देश करे. ये उसका ऑब्लिगेशन है, उसको करना ही चाहिए.
रीजन, उसका कारण क्या है? एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। क्यों ये करना चाहिए सरकार को, क्यों ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल है उससे उस पर टिके रहना अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट हो गई है, मतलब संवैधानिक औपचारिकता है कि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर इज ए। ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो रीजन है वो बिल्कुल सही कारण है एक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। इन्वायरमेंटल लॉज और ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर जो मैंने एमसीक्यूज वीडियो बनाए थे वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देयर आर एमसीक्यू वीडियोस ऑन इन्वायरमेंटल लॉ एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज in the description box of this very video. Also, there are short videos on environmental laws in the playlist Environmental Science in a Nutshell, and the link to that playlist is also in the description box.